चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, शुरू हो गया। एक कोई यहाँ चाहे तो बैठ जाए, देखता रहेगा। एक कोई यहाँ बैठ जाए, ऐसे दिखता रहेगा। नहीं नहीं, वो भी देखना है ना। अच्छा देखिए, ऐसा है कि हम लोग शीट के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो सॉल्व करते समय हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, जो है कौन सा क्वेश्चन था आगे वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा उस समय हम लोग का आंसर नहीं आया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग उस समय मतलब प्रेशर में नहीं निकल पाया था, ठीक है। तो वो दो क्वेश्चंस पहले हम लोग करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस। वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस से हमारा मतलब ये है कि जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन वेरी करे। तो अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर ट्वाइस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगेंगे अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जानना है। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वे डी टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। अब बाकी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स की हेल्प से तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इज गिवन एज दिस, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। खूब इत्मीनान से देखिए, और इसमें ये बात दी हुई है, क्वेश्चन को खूब बढ़िया से विजुलाइज करिए, खूब बढ़िया से देखिए। एक पार्टिकल प्लस एक्स की ओर मूव कर रही है, एक पार्टिकल है प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, और उसका एक्सेलरेशन बराबर दिया हुआ है एक्स, ठीक है ना। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। इसका मतलब है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए कि आपसे पूछा है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पोजीशन को टाइम के फंक्शन के रूप में, यानी पोजीशन को टाइम के फंक्शन के रूप में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि हम इन टर्म्स को x और t के टर्म में लाने का प्रयास करेंगे, x और t के टर्म में लाने का प्रयास करेंगे, और फिर सॉल्व करके देखेंगे क्या रिलेशन बनता है। बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv बाई डी टी। क्या होता है, dv बाई डी टी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ऊपर नीचे dt से dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन dv बाई डी टी होता है, इसको dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी क्या होता है, v। तो इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप एक्सेलरेशन को। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग एक्सेलरेशन की जगह यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से लाके। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v dv बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। बोलिए, एक एक स्टेप को गौर से देखिए। हमारा एम ये है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करने का, जबकि डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन के टर्म में दिया है, और हमसे रिक्वायर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो हम थोड़ा मोड़ा आगे पीछे खेल करेंगे, है ना। तो खेल कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं वी डी वी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई टू, और ये बराबर हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। बात क्लियर है ना बेटा। एक बार वॉइस बंद हो गई थी, कोई यहाँ बैठता तो देखता रहता।
तो ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें? तो आप देखिए यहाँ डाटा दिया है, जब t बराबर 0 है तो x बराबर 1 है और b बराबर 1 है। बात समझ में आ रही ना? t बराबर 0 पे तो हम यहीं पर इसको पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे कि जब x बराबर 1 तो v बराबर 1, यानी हाफ इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। बात समझ में आ रही है? अब ये 1/2 कट जाएगा, इसका मतलब है जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है इस रिलेशन में उसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। 0 आ जा रही है बेटा, 0 आ रही है, 0 आ गई। अब इसमें उस कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v²/2 इज इक्वल टू x²/2 और प्लस 0, ये आ जाएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? लेकिन हमको वेलोसिटी को x के टर्म में नहीं निकालना है। अगर यहाँ पे हमारा x के टर्म में वेलोसिटी पूछा होता तो आंसर हमारा यही हो जाता। अगर क्वेश्चन में जैसे एक्सेलरेशन को दिया है x के टर्म में, अगर वेलोसिटी को x के टर्म में पूछता तो आंसर हमारा यही हो जाता। ठीक है ना? लेकिन हमारा पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट को t के टर्म में, तो इसका मतलब है ये तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट को t के टर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट का टर्म तो आ ही गया इसमें। अब वेलोसिटी को हम t के टर्म में रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? बैठ जाइए। तो अब देखिए v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इससे आ गया, लेकिन जो डाटा क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है कि जब v बराबर 1 तो x बराबर 1। क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो ये दिया है कि व्हेन v इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1, ये ना दिया बेटा है? तो जब इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो v बराबर माइनस एक्स इलिमिनेट हो जाएगा और केवल v बराबर प्लस एक्स एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि v जब 1 है तो x 1 है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्सेप्टेबल नहीं है, तो v इज इक्वल टू प्लस एक्स ही एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए इसमें फर्दर खेल करिए। अब v और x के बीच तो रिलेशन आ गया, v और x के बीच रिलेशन आ गया, लेकिन हमको चाहिए x और t के टर्म में रिलेशन। हमको रिलेशन किसके टर्म में चाहिए? x और t के टर्म में। बात समझ में आ रही बेटा? तो फिर थोड़ा सा खेल करेंगे। x तो हमारे पास है ही और इधर v है, v को हम लिख सकते हैं dx/dt, v को लिख सकते हैं dx/dt, तो dx/dt इज इक्वल टू x। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको जो, अब देखिए x और t के टर्म में रिलेशन आ गया, x और t के टर्म में रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिए कि dx/x इज इक्वल टू dt, ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसको जब आप फर्दर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, और हम जानते हैं कि ये कौन सा इंटीग्रल है? इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट नहीं है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। क्या होता है? log x। तो log x इज इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट। इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक हम कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं, कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। देखिए गौर से देखिए, इधर गौर से देखिए, तो ये रिलेशन आ गया x और t के टर्म में। अगर ऐसे भी आप छोड़ देंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन अगर आपको आंसर मैच कराना है, जो आपको एग्जैक्ट आंसर दिया है, तो c की वैल्यू भी निकाल लीजिए। ठीक है ना? तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे, जो डाटा दिया है। इसमें दिया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो log e 1 हम जानते हैं 0 होता है। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 1 पे log e 1 0 हो जाएगा, और t उस समय x इज इक्वल टू 1 पे t इज इक्वल टू 0 है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 0 है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो इस रिलेशन को आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ ला के दिखा रहा हूँ। इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि log e x इज इक्वल टू t प्लस 0 या t, log e x इज इक्वल टू t प्लस 0 या t। अब अगर log e x बराबर t है तो e पे पावर t बराबर x, e पे पावर t बराबर x। बात समझ में आ रही है ना? अगर log e x बराबर t है तो e पे पावर t बराबर x, ये आपको पता है, इतना तो करना जानते ही हैं।
अरे इसका लॉग ले लिए इस क्वांटिटी का, तो आ जाएगा log EX बराबर T log E बेस ही, तो 1 आ जाएगा। तो वही बात आ जाएगी पुरानी वाली बात। तो log EX बराबर T है तो E पे पावर T बराबर X। और इस रिलेशन में आप देख रहे हैं, इस रिलेशन में कि आपका T और X के बीच रिलेशन है। देखो बेटा, बोलो नहीं, इसमें T और X के बीच रिलेशन है। यहाँ एक एक बात को देखिए, T और X के बीच रिलेशन है, मत डबल माइंड नहीं होइए यार, T और X के बीच रिलेशन है, ठीक है ना, बात समझ में आई। और यही रिलेशन आपसे पूछ रहा है, X और T के बीच का रिलेशन ही पूछ रहा है, और X और T के बीच का रिलेशन ही आया। आंसर मैच कर गया, आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक और क्वेश्चन जो उस दिन थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। मान ली किसी सेशन में लाइन से चल रहे हैं, एक आध क्वेश्चन मान ली तुरंत आंसर नहीं आया, तो नेक्स्ट डे फिर आते ही पहले उसी को ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट आप ये इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आया था, इस क्वेश्चन का भी नहीं आया था, नहीं आया था ना इसका भी, बोलो जल्दी बताओ। तो देखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस, ये कहाँ निकाले हैं, ये नहीं निकाले हैं। देखिए, एक्सेलरेशन बराबर एक्स, फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें क्या किया है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वही क्वेश्चन तो है। एक मिनट रुक जाइए, हाँ नहीं नहीं ठीक है। ये एक्सेलरेशन बराबर एक्स दिया है इसमें, और इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी बराबर ए। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें देखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एक्सेलरेशन बराबर वी, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ये दिया है एक्सेलरेशन बराबर वी, और फिर आपसे बोल रहा है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पोजीशन को टाइम के फंक्शन के रूप में निकालना है। और आपका दिया है कि एक्सेलरेशन बराबर वी और पोजीशन को टाइम के फंक्शन के रूप में निकालना है, यही आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही बेटा। और इसमें डाटा इतना दे दिया है कि जब जब टी बराबर 0 है तो एक्स बराबर 0 और वी बराबर 1 है, ये डाटा दे दिया है। तो अब चलिए आगे पीछे करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं सीखना है, बस आगे पीछे मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत से ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप आगे देखेंगे आपको आगे पीछे, है ना। अच्छा, अब देखिए, एक्सेलरेशन बराबर v दिया है, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स, अभी अभी समझाए हैं कैसे लिखेंगे। तो v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और दिस इज इक्वल टू v, दिस इज इक्वल टू v। बात समझ में आ रही है बेटा, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। तो अब आप देखिए, v कट गया, v क्या है, कट गया। दिस इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू dx, dv किसके बराबर है, dx के बराबर है। और इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। हाँ, तो dv का हो जाएगा v, इसका हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट, x प्लस कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू हम डाटा गिवन से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया है v बराबर 1 व्हेन x बराबर 0, v इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसको पुट करेंगे 1, तो x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तो v बराबर 1 है। बात समझ में आ रही ना। जब x बराबर 0 है तो v बराबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1, कांस्टेंट 1 है। बात समझ में आई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत गौर से देखिए, v इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, बोलो, लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x और t के बीच रिलेशन, आपको चाहिए x और t के बीच रिलेशन। बात समझ में आ रही है ना। तो हमको रिलेशन मिला किसके बीच, v और x के बीच में। तो एक तो x मिल ही गया, अब हम v को थोड़ा सा खेल कर दें कि v भी जो है हमारा x और t के टर्म में आ जाए, तो हमारा काम बन जाए, हमारा काम बन जाए। और v क्या होता है, dx बाई dt होता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। चलिए दूर से ही कर लेते हैं, जय भगवान, गिर गया तो दूर से ही कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए, v होता है dx बाई dt, ऐसा क्या हो गया, dx बाई dt इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,
गौर से देखो बेटा, गौर से देखो। अब इसको फर्दर लिखेंगे तो 1/x+1, 1/x+1 dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। 1/x+1 dx इज इक्वल टू डी टी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/x+1 dx, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड से अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x+1 dx बराबर dt आ जाएगा। अब जब फर्दर इसको जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x+1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e x+1, तो ये हो जाएगा आपका। इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, देखिए इस पार्ट को मैं अब ऊपर ले जा रहा हूँ, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा log e x+1 इज इक्वल टू टी प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनडिफरेंट इंटीग्रल है, इनडिफरेंट इंटीग्रल है, ठीक है ना। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप इस डाटा का यूज करिए जो डाटा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 तो उस समय t इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया है। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो log 1 बेस e की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, बोलो बेटा 0 आ गई, ठीक है ना। तो अब ये रिलेशन आ गया, इसको मैं फर्दर यहां पे ले आ रहा हूं, ये रिलेशन आ गया log e x+1 इज इक्वल टू टी, और कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई ना। तो अब ये देखिए, इस रिलेशन को देखिए, x और t के बीच रिलेशन है, ये रिलेशन किसके बीच है, x और t के बीच, और x और t के बीच ही हमको चाहिए, x और t के बीच ही हमको चाहिए। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का और मैनिपुलेट करना आप चाहें, अगर हल्का फुल्का और मैनिपुलेट करना चाहें तो ऐसे मैनिपुलेट कर दीजिए। कैसे मैनिपुलेट करेंगे, e पे पावर t इज इक्वल टू x+1, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। आपका डिजायर्ड रिलेशन क्या आ जाएगा, e पे पावर t इज इक्वल टू x+1। बात समझ गए बेटा, एकदम क्लियर है, आनंदित है, एकदम आनंद में है। 2 प्रश्न आपके जो उस दिन आंसर नहीं निकल पाया था वो भी निकल गया, ठीक है ना। अब जब ऐसे 10, 20, 50 करेंगे तो ये सब एकदम रिफ्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ये हो चुका था, ये क्वेश्चन हो चुका था कि नहीं हो चुका था, ये हो चुका था, बोलो बेटा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो चुका था, बर्ड वाला क्वेश्चन हो चुका था, चिड़िया उड़ रही है। क्यों भाई, चिड़िया उड़ खेले कि नहीं, बचपन में खेले हैं चिड़िया उड़, कैसे होता है बोलिए, पेंसिल उड़, हाँ पेन उड़, फिर हाथी उड़, उसमें भी लोग उठा देते हैं, ठीक है ना, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, तनाव में नहीं, एकदम मजे मजे से। ये भी क्वेश्चन हो चुका था, ये भी क्वेश्चन हो गया था ना। चलिए अब नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए ये क्वेश्चन शायद नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। देखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज दिस। वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन के रूप में ऐसे दिया है, ठीक है ना। तो एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, जब t बराबर 0 है तो x बराबर 0 है। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी को एज टाइम के फंक्शन के रूप में ऐसे दिया है, टाइम के फंक्शन के रूप में ऐसे दिया है। और ये भी कह रहा है कि जब t बराबर 0 है तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, यानी कि x बराबर 0, ये भी कह दे रहा है। इससे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में मदद मिलेगी। आप पिछले 2 सवालों में देख चुके हैं नहीं देख चुके हैं। फिर कह रहा है फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x और t के बीच रिलेशन निकालना है। हमारा एम ये है, हमारा एम ये है कि v और t के बीच तो रिलेशन दिया है, v और t के बीच दिया है, हमको x और t के बीच डिजायर्ड है। बेटा आप देखते रहिएगा इसको, है ना, म्यूट हो गया था कई बार पहले, अभी सही है, दिख रहा है ना। अच्छा, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, v और t के बीच रिलेशन दिया हुआ है
और हमारा एम क्या है, एक्स और टी के बीच रिलेशन निकालना, ठीक है ना। तो हम क्या खेल करेंगे, हाँ क्या दिमाग लगाया, अब चल गया ना दिमाग। हाँ, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पूछोगे ना, अब इसके लिए रेसनिक हेलिडे नहीं देखोगे ना एक बार कि लॉ वेरिएबल एक्सेलरेशन का 5 पन्ना, टाइम जाता है, टाइम जाता है, और ये गलती बच्चे करते हैं। जिसने ये 4 गलती की कि जरूरत से ज़्यादा थ्योरी क्लियर किया, 2 4 5 किताब, टाइम फैक्टर है ना, और उसके बाद कूद कूद के मॉड्यूल लगाया कि चलो 4 सवाल इस मॉड्यूल से लगा, 4 सवाल इससे, 4 सवाल हम उससे लगा लें, उससे लगा। अरे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इरोडो वैसी वर्मा के, वो उसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जो उसके लिए रिलेवेंट होंगे, ठीक है ना। और एक मॉड्यूल पूरी बस, वही नहीं हो पाता है। 5 बार करना है, कब करोगे, 3 सब्जेक्ट करना है, कब करोगे, ये प्रॉब्लम है ना। तो अब देखो क्या, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन दिया है, और रिलेशन चाहिए डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो इन्होंने खट से दिमाग लगाया और कह दिया कि हम चुपचाप एक काम करेंगे, v इज इक्वल टू 2t² प्लस साइन टी, 80 भी है क्या, अच्छा 8 है, साइन टी। तो हमको चाहिए रिलेशन x और t के बीच, तो v को हम कहेंगे dx/dt, dx/dt बराबर 2t² प्लस साइन टी। जैसा बोला इन्होंने खप से मैंने कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2t² प्लस साइन टी dt। बात समझ में आ रही बेटा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कौन सा होगा, इनडेफिनेट। अब आपका दिमाग चल रहा है। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2t² प्लस साइन टी dt। बात समझ में आ रही ना। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा, क्या होता है, इधर देखिए पटाख से, क्या होता है, ये होता है x, और ये क्या होता है 2t³/3, 2t³/3 हो जाएगा। अच्छा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। भले आपका डिजायर्ड भाई मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का नहीं ना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा आंसर यहीं आ चुका है। अच्छा ऐसे कांस्टेंट के टर्म में दे दिया है कि कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, हाँ तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है ना, एक स्टेप बाकी है ना। तो अब देखो यहाँ तक मेरा काम हो चुका, क्योंकि हमको x और t के बीच रिलेशन आ गया। लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ कुछ डाटा दिया है कि एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 है ना, बोलो भाई। ये क्या कुछ और सवाल ट्राई कर रहे हो क्या, नहीं करो बेटा उससे। हाँ तो उसको देखो मत, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे हमको कोई ना कोई वो बताओ, दो दो चीज से नहीं देखो, एक जगह एक एक चीज से देखो, सारी बात तो यही हो रही है ना। एकदम इसको देखो, मिलाओ मत, बंद कर दो उसको। हमारे सोल्यूशन को सोल्यूशन से मिला रहे हो का, मान लो डिफरेंट तरीके से दिया हो सोल्यूशन। हाँ एक चीज देखो, मैं बता रहा हूँ ना, एक चीज देखो। अगर एनसीईआरटी भी कोई आदमी हर सवाल 10 बार लगा ले तो भी निकाल लेगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी, ये निकाल लेगा। लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, ए में क्या है कि वेन टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो ओरिजिन यानी x बराबर 0, और t बराबर 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 क्या होता है, -1, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस c कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ना बेटा। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, और जैसे पुट करेंगे तो गप से आ जाएगा x बराबर 2t³/3 माइनस cos x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब x के टर्म चाहिए तो एक और ले आइए, x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2t3, x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2t³/3 और +1, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो एकदम ये 3 सवाल एकदम छप गए आपके दिमाग में।
अगर ये, हाँ, इसे एकदम आत्मा से आना चाहिए कि एकदम छप गए, है ना, अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर हम आत्मा में आपके छप गए तो बाकी इस पे बेस जो 40-50 सवाल आएंगे वो आप ज़्यादातर कर ले आएंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या, सभी कर, करीब करीब इसी तरह से आगे पीछे करके हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ए ए वो देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, अ कार डिसलेट्स फ्रॉम अ स्पीड ऑफ दिस टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ दिस, व्हाट वाज इट्स एक्सेलरेशन एज्यूम्ड कांस्टेंट। ये तो फिर सब बच्चे लगा लेंगे, ये तो नीट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल में कुछ आसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग सब करते हैं ना। तो देखिए, अ कार डिसलेट्स फ्रॉम अ स्पीड ऑफ दिस टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस, व्हाट वाज इट्स एक्सेलरेशन एज्यूम्ड कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन है और बोल रहा है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे, लगेंगे ना। तो लगा दिए इक्वेशन ऑफ मोशन, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस स्पीड पे है और इस डिस्टेंस पे रेस्ट पे आ रहा है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, ये लगेगा ना, बोलिए। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस पुट करेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फाइनल स्पीड क्या है, जीरो हो जाती है। फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी तभी तो रेस्ट पे आएगा, बोलो भाई, रेस्ट पे आ रहा है ना। इनिशियल स्पीड कितनी है, 20, तो 20 स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्सेलरेशन पूछ रहा है और डिस्टेंस 100 दिया है, गप से इसको इधर ले आएंगे और फिर एक्सेलरेशन जब उधर ले आएंगे तो 20 × 20 अपॉन 2 इधर ले आएंगे, 20 × 20 अपॉन 2 × 100। बात समझ में आ रही ना। तो 2 10 जा 20 और 10 10 जा 100 और 10 2 जा 20, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या था, बहुत ही आसान, ऐसा भूल कर भी नहीं आएगा, जे एडवांस में ऐसा क्वेश्चन भूल के भी नहीं आएगा, ऐसे मतलब भूल चूक से भी नहीं आएगा। उसका जो आसान क्वेश्चन होगा वो नीट के अच्छे क्वेश्चन जैसा होगा, भूल चूक से भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। जैसे मतलब भूल चूक से हो जाता ना, भूल चूक लेनी देनी, ऐसा कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्यों इंडिया में सिलेक्शन के लिए थोड़ा परीक्षा होती है, रिजेक्शन के लिए होती है इंडिया में। आप बाकी देशों में जाइए तो वो बात नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कहाँ होता है, रिजेक्शन के लिए। इतना मास है और जगह कम है, तो कैसे इलिमिनेट करें बच्चों को, इसलिए परीक्षा होती है। इतनी की रिक्वायरमेंट थोड़ा होती है, एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस में 2% की रिक्वायरमेंट होती है। लोग मास्टर ऑफ सर्जरी फलाने ढमाके MS पढ़ते हैं, अंत में जो उसका एप्लीकेशन होता है वो 1% ही होता है, एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। इफ द फ्रंट ऑफ द ट्रेन पासेज अ रेलवे वर्कर 50 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ दिस, ठीक है ना, what will be the speed of the back part of the train as it passes the worker। ठीक है ना, ये भी भूल चूक से भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भूल के भी नहीं आएगा एडवांस में, ठीक है ना। ये क्लास 9-10 में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे, लगाएंगे नहीं लगाए हैं। तो हाँ, तो अब क्या कहते हैं इसको, हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस की हाँ हाँ कुछ पढ़ा है, इसके बाद की चैप्टर्स में आपको पढ़ा, मतलब थ्योरी आपको सब नहीं बतानी पड़ेगी। इस चैप्टर की थ्योरी तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। एक एक लैंग्वेज, एक एक बात को समझिए। इफ द फ्रंट ऑफ द ट्रेन पासेस द रेलवे वर्कर, एक रेलवे वर्कर यहां खड़ा है, हीरो खड़ा है अपना, ठीक है ना, मस्तिष्क खड़ा है। तो अब एक ट्रेन एक्सेलरेट करते हुए आ रही है और ट्रेन की लंबाई क्या है, 100, हाँ 150 मीटर ये लंबाई है, ये दिया हुआ है।
ये इस वर्कर को जब पास करती है तो किस स्पीड से फ्रंट पास करता है? क्या इफ फ्रंट ऑफ द ट्रेन पास रेलवे वर्कर एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ये जो फ्रंट पास करता है वो 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पास करता है। ऐसे वर्कर खड़ा है तो आगे वाला पोर्शन 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पास करता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द ट्रेन एज इट पासेस द वर्कर। जब वर्कर को ये बैक पार्ट पास करेगा, यानी शुरुआत में ट्रेन की कंडीशन ये है और बाद में ट्रेन की कंडीशन क्या है, ऐसे है। बात समझ में आई? अब नीचे ऊपर कह दे रहे हैं, पटरी थोड़ा चेंज कर देगी, पटरी तो एक रहेगी, लेकिन अब समझाने के लिए आपको फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन क्या है, ऐसे है। तो जब फ्रंट पार्ट पास करता है तो 25 मीटर पर सेकंड है, तो जब बैक पार्ट पास करेगा तो उसका स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा अब ये देखिए क्या कहते हैं, इसमें आप कैसे करेंगे, मतलब इतना डिस्टेंस वो और चल लिया, जब इतना डिस्टेंस और चल लिया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इतना डिस्टेंस वो और चल लिया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यही आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, 9th में आप लोग किए होंगे। तो हम इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कौन सा इक्वेशन निकालेंगे, लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टॉइस एक्सेलरेशन इंटू s। 150 चल लिया, बात समझ में आ रही ना। और हमको v की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन कहीं दिया है, अच्छा तो एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो एक बात आपको इसमें छोटी सी बात है, हल्की सी निन्नी सी बात, आपको इतना एज्यूम करना पड़ेगा कि इफ द फ्रंट ऑफ द ट्रेन पासेस अ रेलवे वर्कर 50 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, तो स्टेशन पे आपको रेस्ट पे मानना पड़ेगा। जैसे कई स्टेशन पे ट्रेन क्या होती है, आती है और चली जाती है, पास कर जाती है, लेकिन इस केस में कि आपको अगर ये नहीं मानेंगे तो आपका सवाल ही नहीं लगेगा। बढ़िए, अगर आप ये नहीं मानेंगे, रुक देखिए, तो आपका क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। भाई कई बार मान ली लंबी दूरी की ट्रेन आ रही, कई स्टेशन पे नहीं चली जाती है, लेकिन इस केस में वो बात मानेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं लगेगा। आपको मानना पड़ेगा कि ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, तो आपको इस वर्कर कहाँ पे है, वर्कर कहाँ पे है, वर्कर 50 मीटर दूर है, वर्कर कहाँ पे है, 50 मीटर दूर है स्टेशन के। बात समझ में आ रही ना। यहां स्टेशन मान लीजिए, इसका मतलब ट्रेन जो है स्टेशन के भी 100 मीटर इधर है, स्टेशन के भी 100 मीटर इधर है, उसकी लंबाई ही इतनी है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। तो जब ये 50 मीटर से यहां तक आएगा, हाँ क्या, इफ द फ्रंट ऑफ द ट्रेन पासेस द रेलवे वर्कर 50 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, रुक जाइए, 50 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, वर्कर जो है स्टेशन यहां मानिए, रुकिए इधर देखिए, तो वर्कर कहाँ है, 50 मीटर इधर, 50 मीटर इधर है, और फ्रंट ऑफ द ट्रेन जब पास करती है तो इस स्पीड से पास करती है, तो और ट्रेन को हमको स्टेशन पे रेस्ट पे भी मानना है, तो इसका मतलब है कि वर्कर से 150 तो इसकी लंबाई ही है, तो स्टेशन अगर यहाँ है तो 100 मीटर इधर ट्रेन खड़ी है, तभी ये संभव हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा। स्टेशन अगर यहाँ पे है तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो इस 100 मीटर स्टेशन के इधर ट्रेन है, पीछे है, तभी संभव हो पाएगा ये केस, है ना। तो अब उस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू किया और 50 मीटर क्या कहते हैं, रुक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये आपका 150 मीटर, 100 क्या है, 150 मीटर वहां से ट्रेन चलेगी, और 50 मीटर जब ट्रेन चलेगी, स्टेशन से ट्रेन चलेगी और 50 मीटर जब चलेगी तब उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब उसको आप इससे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, इनिशियली ट्रेन रेस्ट में मानेंगे, प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पे पहुंचने पे स्पीड कितनी है, 25, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू
डिस्टेंस। तो 25 दूनी क्या होता है 50, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 25/4। बात समझ में आ रही ना, एक्सेलरेशन हो गया 25/4। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन बहुत लगाए होंगे आप लोग। और ये दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने लगाया है वो भूल चूक से भी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता है, ये एडवांस में नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विद वेलोसिटी दिस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। एक पार्टिकल को वर्टिकली उछाल दिया 20 मीटर पर सेकंड से, कैसे उछाल दिया 20 मीटर पर सेकंड। गैप बना के बैठिए, गैप बना के बैठिए, एकदम गैप बना के बैठिए। देखिए एक पार्टिकल को क्या किया 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप 9th-10th में इस तरह क्वेश्चन लगाए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया है, चलने दिए, हाँ। तो अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है किसी बॉडी को, तो कितनी देर में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये निकाल लीजिए। तो आप इसमें जब ऊपर बॉडी को फेंका है तो एक्सेलरेशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो अब आप करिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तब उस समय निकाल लीजिए कितना टाइम लगेगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी की वैल्यू आप यहाँ 10 मान लीजिए, g की वैल्यू 10 मान लीजिए, यानी t बराबर 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। बात समझ में आ रही ना। तो 2 सेकेंड में वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाएगा, 2 सेकेंड में वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अगर पार्टिकल को हमने यहां से थ्रो किया, गौर से देखिए, यहां से थ्रो किया तो 2 सेकेंड, देखा ये क्या हो रहा है, अगर पार्टिकल को हमने यहां से थ्रो किया तो 2 सेकेंड में वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आई। और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड, तो यानी कि 2 सेकेंड ऊपर जाते समय का डिस्टेंस और प्लस 1 सेकेंड नीचे फ्री फॉल करते समय का डिस्टेंस, उसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना बेटा, क्लियर है, बोलो भाई। तो वही हम करने जा रहे हैं। आप देखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल में तो 2 सेकंड ऊपर जाने का और प्लस 1 सेकंड नीचे आने का, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर रहे हैं, S1 क्या होगा, जिस समय वो ऊपर जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 इंटू टी 2, 20 इंटू टी 2, और माइनस हाफ, जी की वैल्यू हमने 10 मान ली और टी स्क्वायर की वैल्यू 4, क्योंकि टी बराबर 2 है, ठीक है ना। और इसमें एजम्पशन किया हमने कि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। ये तो आप कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट ऊपर जाने के समय का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस अपवर्ड कितना होगा 40, 2 2 या 4 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। ऊपर जब जाएगी जब तक तो 20 मीटर चलेगी, ठीक है ना, ठीक है। अब जब नीचे गिर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नीचे गिरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी मोमेंटली रेस्ट पे आएगी नहीं आएगी, बोलिए भाई। तो u इंटू टी और प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर 1, तो S2 कितना आ गया, बोलो बेटा, S2 कितना आ गया 5। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आप निकालेंगे, S अपवर्ड इतना है और S डाउनवर्ड कितना है 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आप निकालेंगे, अब देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर लीजिए, S अपवर्ड और S डाउनवर्ड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर। यहां तक की बात सब लोग समझ गए। अब एक बात देखिए, अपवर्ड जर्नी में वो गई 20 मीटर, कितना गया 20 मीटर, और डाउनवर्ड में आया 5 मीटर, ठीक है ना। हाँ 15 ऊपर गया 20 मीटर और नीचे आया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से कितना हो गया 15 मीटर। दूसरा आंसर आपका ये हो गया। बात समझ में आई।
हाँ, तो इस तरह के सवाल आप लोग 9th-10th में भी किए होंगे। अभी इस तरह के सवाल आपको 9th-10th वाले इस चैप्टर से मिलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। तो क्लियर है एकदम अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. After that, it decelerates, गौर से देखिए, at a constant rate beta to come to rest. The total time elapsed is t. Find the maximum velocity acquired by the car. ये क्वेश्चन कुछ ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है। तो इसको जरा सा हम ग्राफ थोड़ा सा बना दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है। पहले आप लोग बताइए कैसे करेंगे, पहले आप लोग बताइए कैसे करेंगे। हाँ, ट्रायंगल की तरह बनेगा, बिल्कुल सही। आगे, टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी। द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी, मतलब टोटल समय जिसमें लगा वो टी है। और आपका अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है, बीटा से डिसेलरेट हो रहा है, ट्रायंगल की तरह बनेगा। ये बात एकदम सही बोल रहे हैं आप। अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। तो मैक्सिमम वेलोसिटी में एक्वायर्ड निकालना है, तो अल्फा, बीटा और टी दिया है, इन्हीं तीन टर्म के बीच आप निकालेंगे। इन्हीं तीन चीजों के इस्तेमाल से आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे। कौन निकाल लेगा? हाँ हाँ, वेलोसिटी एरिया अंडर, हाँ हाँ, ऐसे करके कान ऐसे पकड़ तो लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी से पकड़े हैं। थोड़ा आसानी से पकड़िए और सिंपल वे में पकड़िए, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा। तो देखिए, अब आप देखिए, ऐसे है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये टाइम है। देखिए, ये इस एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हमने? टाइम प्लॉट किया है। और इस एक्सिस पे क्या प्लॉट किया आपने? वेलोसिटी प्लॉट किया है, वेलोसिटी या स्पीड, है ना। तो अब आप देखिए, देखा ये क्या हो रहा है, पहले ये क्या हो रहा है, देखिए, पहले ये ऐसे जाएगा, बात समझ में आ रही है? ऐसे जाएगा, ठीक। मान लीजिए t1 टाइम तक ऐसे गया, t1 टाइम तक ऐसे गया, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा, अल्फा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद ये t2 टाइम तक ऐसे गया, ये t1 है, ये t2 है। t2 टाइम पे बीटा रिटार्डेशन से फिर वो अपने ओरिजिनल उस पर आ गया। यही केस दिया है। तो पहली बात तो आपने सही बोला कि ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सही बोला। अब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी ना, ये डिस्टेंस। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया? अरे यार, अब हो गया। ए ऐसे, चलिए देखा क्या हो रहा है। चलिए, ये सुनिए, ये अल्फा एक्सिस से एक्सेलरेट किया, बीटा से डिसेलरेट किया, और एक्सेलरेट करने का टाइम t1 है, और डिसेलरेट करने का टाइम क्या है? t2 है। डिसेलरेट करने का टाइम क्या है? t2 है। यानी ये t1 है, देखो गौर से देखो बेटा, ये t1 है और ये t2 है। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? बोलो बेटा, आ जाइए, ये हमेशा पूछता है, आ जाओ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया t1 और ये हो गया t2। यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, ग्राफ हो गया। अब देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी, ये होगी कि नहीं? ये होगी। और t बराबर कितना दिया है? t बराबर कितना दिया है? t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 दिया है, ठीक। देखो इधर देखो, t बराबर कितना दिया है? t1 प्लस t2, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको वेरिएबल तीन ही दिया है, अल्फा, बीटा और टी। इधर देखो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको अल्फा, बीटा और टी के टर्म में निकालना है, यही ना है हमारा। तो अब आप देखिए कि इस इक्वेशन में, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए जरा, तो टेन अल्फा, क्या कहते हैं, अगर ये एंगल थीटा 1 है
और ये एंगल θ2 है। गौर से देखिए, अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है तो क्या होगा? हाँ, tan θ1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1। tan θ1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1। हेलो हेलो, इसको उस पे लगा दें, साइलेंट पे लगा देता हूँ। चलिए, तो tan θ1 कितना हो जाएगा? वी मैक्स बाई T1। ठीक है। और इसको फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड, तो एक और वेरिएबल लगाने की क्या जरूरत है? मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड निकालना है तो सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स मानिए। तो वी मैक्स कितना होगा? बोलिए। वी मैक्स हो जाएगा u 0 था, u प्लस अल्फा T1, ये हो जाएगा ना? बोलिए, वी मैक्स कितना हो जाएगा? इसको अभी रुक जाइए, θ1 θ2 नहीं करिए। वी मैक्स क्या होगा? u प्लस अल्फा T1। ठीक है ना? अब ये इस जर्नी पे अगर वी मैक्स यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है तो इस जर्नी पे वी मैक्स क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा T1। बात समझ में आ गई? अब देखिए इस जर्नी में, देखिए इस जर्नी में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? वी मैक्स माइनस बीटा T2 हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा इस जर्नी में। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो T2 क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा वी मैक्स बाई बीटा। और इसमें जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा वी मैक्स बाई T1। आ जाएगा ना बेटा? नहीं, T1 आ जाएगा, सॉरी T1 निकालना है ना। तो T1 निकालना है तो इसको जब करेंगे तो T1 बराबर क्या आ जाएगा? वी मैक्स बाई अल्फा आ जाएगा बेटा। T1 और T2 जो है वी मैक्स के टर्म में आ गया, और हम जानते हैं कि T1 प्लस T2 बराबर T, ये दिया हुआ है। तो जब हम उसको पुट कर देंगे तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 बराबर T बराबर कितना हो जाएगा? वी मैक्स बाई अल्फा और प्लस वी मैक्स बाई बीटा। वी मैक्स बाई अल्फा और प्लस वी मैक्स बाई बीटा। अब देखिए ये इक्वेशन जो आपका आ गया, वो किस में आ गया? टी में आ गया, अल्फा में आ गया, बीटा में आ गया और वी मैक्स में आ गया। इसी को सॉल्व करके वी मैक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये अलग से वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से देखिए, तो ये हो जाएगा कि t इज इक्वल टू वी मैक्स ब्रैकेट में 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी मैक्स आ जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आंसर चेक करिए, सही है ना? हाँ ठीक है, ऐसे आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, साधारण था। तो अभी तक 4-5 क्वेश्चन एकदम दिमाग में एकदम एब्जॉर्ब किए बढ़िया से। हाँ, इसको ये क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस करिए, ये मानसिकता बना के चलिए कि 12-14 जो भी डिस्कस हो जाए इसको फिर घर पे नहीं करना है। एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए और 15 ठो आगे का देख लीजिए, 15-20 जितना भी देख सकें। और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन यही सिद्धांत एकदम 100% कारगर होगा। जितना यहाँ और तुरंत तैयार करिए, ये घर पे 5 मिनट में देखिए, 15 ठो आगे सवाल और ट्राई करिए, ठीक है ना? और पीछे जो पार्ट आपने कवर कर लिया है, कम से कम काफ़ी सवाल लगा लिए हैं, उनको जितना आप रिवाइज कर सकें, इस फंडे पे स्टिक कर जाइए 7 महीने, तो 7 महीने बाद आपका पूरा तैयार हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, है ना? अच्छा, अब देखिए, अरे बाप रे बाप, इन द अबव क्वेश्चन, यानी पहले वाला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार इन टाइम टी। इफ अबव क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार इन टाइम टी पूछा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? ऐसे मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में क्या था,
पिछले क्वेश्चन में था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, अल्फा से ऐसे गया और बीटा से ऐसे डिसलेट किया, अल्फा से एक्सेलरेट किया, बीटा से डिसलेट किया, और आपका ये T1 था, ये T2 था, यही क्वेश्चन में था ना। तो इस केस में पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, देखो बेटा गौर से देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। अभी आप बोल रहे थे, उसी को अब अप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई? तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ बेस, और बेस क्या है T1 प्लस T2, यही ना बेस है बेटा, और इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या है V मैक्स, अल्टीट्यूड क्या है V मैक्स, और V मैक्स की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, हाँ उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, V मैक्स की वैल्यू निकाली थी अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही निकाली थी ना बेटा, बोलिए। और T1 प्लस T2 क्या है, T के बराबर है, T1 प्लस T2 किसके बराबर है, T के बराबर है। तो हाफ अल्फा बीटा, इसकी जगह T पुट कर देंगे, इस T1 प्लस T2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, T, और जब T पुट कर देंगे तो हाफ अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना आ जाएगा, जल्दी देखिए आंसर देखिए, हाफ अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आंसर चेक करिए, सही आ गया? हाँ सारे क्वेश्चंस आएंगे और बड़े आसानी से आएंगे, ठीक है ना। तो इतना हो गया, एक और कर लेते हैं और फिर 5-10 मिनट ब्रेक देकर फिर दूसरा, है ना। तो अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए द डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये क्या हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, टाइम इधर। तो इससे पूछा है कि ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ना पूछा है बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये पूछा है, ठीक है। तो अब आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, अब ये क्लास में योगा करने लगते हैं। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो देखिए, देखिए इससे बढ़िया समय आप लोग का जीवन में कभी नहीं आएगा। पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा आपके पास। आप देखिएगा, जो आप अभी आपको ये सब बात सोचता बाहर लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा। पैसा आ जाएगा, पावर आ सकता है, लेकिन ये इससे अच्छा समय नहीं आएगा। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए जो असली समय होता है मौज मस्ती करने का, वो आदमी कैरियर बनाने में लगा देता है। अब जब उम्र बीत जाती है, तब उसको जब पैसा मिलता है तो मस्ती नहीं कर पाता है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है। तो अब आप देखिए, अब देखिए x बराबर -8t², ये दिया है ना, x बराबर -8t²। अब क्या करेंगे कि dx बाई dt क्या होता है, बोलो बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -16t, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू kx। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म का आ जाएगा, और जिसमें स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा, तो आप बड़े आराम से ड्रॉ कर लेंगे ना, बोलो बेटा। अब आप, फिर आपसे पूछा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और dv बाई dt करेंगे इसकी वैल्यू -16 आ जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, रिटार्डेशन है, माइनस साइन है तो वो रिटार्डेशन है, और कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है ना। जैसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे इस पे अगर एक्सेलरेशन प्लॉट करेंगे, देखिए, और इस पे टाइम प्लॉट करेंगे, देखिए इधर देखिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअल में वो रिटार्डेशन है और वो कांस्टेंट है। तो -16 का अगर यहाँ पे आपने खाना ऐसे बनाया, तो -16
फिर ऐसे ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर -16, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही हो जाएगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx फॉर्म का होगा, और इसका स्लोप निगेटिव होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो चलिए एक और कर लें, एक और कर लें, या रोक दें? रोक दें तो रोक देते हैं।